नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपसे पीआरटी 1 से 5 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और साथ में महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके क्या रहने वाले हैं पीआरटी 1 से 5 के लिए। साथ में महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास के माध्यम से आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के जितने भी अभ्यर्थी पीआरटी की पॉलिटी से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं 15 से 16 प्रश्न आपके रहते हैं पॉलिटी से हर बार। और आपका एनसीईआरटी पर आधारित सिलेबस क्या रहता है जो जहां से आपके बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में टीआरई 3 में भी यहीं से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं से पूछे गए हैं। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आज हम इंक्लूड करेंगे जो आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी बात करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ में जो भी अभ्यर्थी पीआरटी की तैयारी करने वाले हैं जो नए जुड़े हैं चैनल से, तो आपको पीआरटी का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। आप पीआरटी के टेलीग्राम ग्रुप में आप सब्जेक्ट वाइज, आपको पहली चीज़ तो कि जितने भी सब्जेक्ट आपके पीआरटी के हैं सबके आप वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट और नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में इसी वीडियो के लिंक में हम जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर देंगे। अभी हम इंडिविजुअल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। हमने एक साथ में भी डिस्कस किया लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था जितना आज का जो वीडियो रहने वाला है। जो चूँकि अलग अलग सब्जेक्ट पे जब हम बात करते तो हमें ज़्यादा समय मिलता है, साथ में परीक्षा दृष्टि से बात भी हो पाती है, तो आप इस तरीके से भी समझ लीजिए। और साथ में जो भी नए अभ्यर्थी जुड़े हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज जिसको बोलते हैं, और डायरेक्ट मैसेज करके आप हमसे फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं। अब जिन अभ्यर्थियों को टेलीग्राम में डीएम करना नहीं आता तो आप एक बार जो है यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि टेलीग्राम में डीएम कैसे करते हैं। बहुत आसान सा तरीका होता है, एक बार इसको देख लीजिएगा। और आपको जो पीआरटी का टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स और प्लेलिस्ट दोनों मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी अभ्यर्थी लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये है कि पीआरटी के लिए यहाँ जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं केवल पीआरटी के लिए है। 6 से 8 के जो अभ्यर्थी हैं आपको अलग से हम सिलेबस डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी का। तो हिस्ट्री पॉलिटी का सिलेबस हम अलग से डिस्कस करेंगे आपसे 6 से 8 का। भूगोल का हमने ऑलरेडी 6 से 8 के लिए डिस्कस कर दिया, तो 6 से 8 हिस्ट्री पॉलिटी का हम अलग से एक साथ में डिस्कस करेंगे। इस वजह से यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 1 से 2 दिन में आप सभी अभ्यर्थियों को 6 से 8 का हिस्ट्री पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। अब यहाँ पर पीआरटी के रिगार्डिंग यहाँ जो है वीडियो रहने वाला है। तो पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 9th 10th 11th और 12th ये 4 एनसीईआरटी आपको यहाँ पर देखना है। पहला चीज़ ये है, इसके नीचे का आपको कोई भी एनसीईआरटी नहीं देखना है पॉलिटी के रिगार्डिंग। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लास 9th एनसीईआरटी, क्लास 10th एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी। 11th और 12th में बात करें तो दो बुक्स चलती हैं, दो पुस्तकें चलती हैं, तो कौन सी हमें फॉलो करनी है सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सारी बुक्स आपको नहीं पढ़ने, सारे चैप्टर्स भी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो क्लास 9th की अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके ये प्रमुख चैप्टर जो आपको करके जाने हैं, ये चैप्टर है संविधान निर्माण का, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर चुनावी राजनीति, ये भी महत्वपूर्ण है। संस्थाओं का कामकाज, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है आपका लोकतांत्रिक अधिकार। ये 4 चैप्टर आप यहाँ पर जरूर पढ़ के जाइए, बहुत जो है अच्छे चैप्टर्स हैं। अगर आपको बेसिक में पॉलिटी पढ़ना है, बेसिक्स में पॉलिटी पढ़ना है, यानी कि बहुत स्टार्टिंग से अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर संविधान से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है, समझाया गया है। और ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में। तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में हमने पूरा 9th क्लास का मैराथन करा रखा है जहाँ पर ये चीज़ें कवर की गई हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे। तो ये क्लास 9th के ये 4 चैप्टर्स आपको करके जाने हैं परीक्षा दृष्टि से। फिर बात करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो क्लास 10th एनसीईआरटी की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। और इसकी बात करें तो क्लास 10th की जो पुस्तक है इससे आपको जो है केवल और केवल 2 चैप्टर पढ़ के जाने हैं। तो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो चैप्टर नंबर 2 है संघवाद। तो संघवाद से महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। राजनीतिक दल से तो आपसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद वाला प्रश्न भी यहीं से आया था। इसके अलावा टीआरई 3 15 मार्च में राजद वाला प्रश्न आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है, संघवाद भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
TRE 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक का जितना पेपर हुआ है उस हिसाब से हम आपको यहाँ पर सिलेबस बता रहे हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं TRE 1 की बात करें तो TRE 1 से इस चैप्टर से आपके जो है यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिले थे। लोकतांत्रिक अधिकार से भी प्रश्न देखने को मिले थे। ये आपका 9th और 10th का हो गया। ये 2 महत्वपूर्ण चैप्टर्स 10th में हैं और 4 चैप्टर ऊपर। तो कुल मिलाकर 9th और 10th से आपको केवल और केवल 6 चैप्टर तैयार करके जाने हैं। देखिए कितना कम कर दिया हमने आपके लिए। बाकी और सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम आपको जो MCQ कराएंगे, आप सभी को मालूम है कि हम आगे MCQ कराएंगे। हमने कमिटमेंट आपको किया तो उसको पूरा भी करेंगे। अभी हम 6 अप्रैल के टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो 6 अप्रैल का टेस्ट हो जाए, देन उसके बाद आपका कुछ टाइम तक MCQ ही कराया जाएगा। 9th क्लास NCERT से हम स्टार्ट करेंगे, सारे MCQs करा देंगे। MCQ हम सारे चैप्टर का करा देंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बाकी छोड़ देंगे। इतना करेंगे आपके लिए। फिर बात करते हैं हम भारत का सिद्धांत, संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो क्लास 11th के लिए राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की एक दूसरी भी पुस्तक आती है, तो उसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में दिए, वो आपको नहीं पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में उस पुस्तक में दिया गया, वो आपको नहीं पढ़ना, कोई भी जरूरत आपको नहीं। तो भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये क्लास 11th की पुस्तक आपको फॉलो करनी है सबसे अच्छे तरीके से। 9th 10th जब अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पुस्तक आसान लगने लगेगी। टॉपिक्स यहाँ पर जो पहला है संविधान क्यों और कैसे, तो 9th क्लास के NCERT में आपने जो दूसरा चैप्टर देखा था संविधान वाला, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। फिर भारतीय संविधान में अधिकार, तो क्लास 9th में आपने देखा था लास्ट चैप्टर अधिकार से रिलेटेड था, तो आप उसको पढ़े रहेंगे तो ये चैप्टर आसान लगेगा। चुनाव और प्रतिनिधित्व भी हमने ऊपर देख लिया। फिर कार्यपालिका है, इसमें सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। विधायिका है, न्यायपालिका है, संघवाद है, स्थानीय शासन है, और इसमें आपके 2 चैप्टर्स नहीं छूट अभी नहीं हुए, कार्यपालिका और विधायिका। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, हम करा देंगे आगे, चाहे MCQ के माध्यम से करा देंगे, जैसे भी जरूरत होगा उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जितना आपको ऑलरेडी करा दिया गया आप उतने पर फोकस कीजिए। फिर लास्ट में हम जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स और अनुच्छेद और संशोधन के बारे में भी चर्चा करेंगे। संघवाद हो गया, स्थानीय शासन से हर बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, तो इसमें आपके 42वें संविधान संशोधन वगैरह के बारे में दिया गया है, जहां से आपको 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था। संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, और ये हमने बहुत छोटे छोटे क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति की बात करें तो क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। तो PRT वालों को यहाँ से पढ़ना नहीं है, आपको ये बुक पढ़नी नहीं है। यहाँ से केवल और केवल आपको MCQ कराएंगे, हम सेलेक्टिव MCQ कुछ कराएंगे, जो भी 50-75-100 जो भी MCQ होंगे वो हम आपको इस बुक से करा देंगे। आपको रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं कि जैसे इस बार आपने देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रश्न आपसे पूछा गया था, और एक और भी प्रश्न था। 2 प्रश्न आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस से आए थे, आज़ादी के बाद के जो है राजनीति से आए थे, तो यहीं से आए थे। तो यहाँ पर आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर, अगर आपका 6 से 8 में पॉलिटी है तो आपको जरूर पढ़ना है। अगर केवल PRT है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, केवल MCQ फॉलो कर लीजिएगा जो हम आपको कराएंगे। बाकी अभी समय है तो आप पढ़ भी सकते हैं। नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, तो इसमें आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ तक आपको देखना है, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्लास 12th का NCERT है, जिसका 6 से 8 में पॉलिटी है उसको अवश्य पढ़ना है, जिनका नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी हम MCQ सेलेक्टेड करा देंगे तो आपका उससे तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या रहने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड PRT के लिए। तो PRT 1 से 5 की अगर हम बात करें तो संवैधानिक विकास का जो चरण रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पश्चात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चार्टर एक्ट 1813 से प्रश्न हो सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 से प्रश्न हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हो सकते हैं। मार्लेमेंटे सुधार अधिनियम 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। भारत शासन अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। तो 1909, 1919 और 1935, ये 3 अधिनियम आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने। आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा इस बार। फिर बात करते हैं क्रिप्स मिशन से बार बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन से बार बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। संविधान सभा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा से हर बार आपको कुछ ना कुछ प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने आपको बिहार स्पेशल पॉलिटी कराया, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा हमने जो बिहार स्पेशल पॉलिटी की 3 क्लास कराई है लगभग 1 घंटे की,
तो 20-20 मिनट की 3 क्लासेस हैं, तो आप उनको कर लीजिएगा। उसका हम टॉपिक यहाँ पर आपको नहीं बता रहे। जितना इंपॉर्टेंट वो हमने ऑलरेडी आपको बिहार स्पेशल पॉलिटी में अलग से करा दिया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज़ादी से पहले के पॉलिटी से रिलेटेड। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात जो संवैधानिक विकास रहा उसके बारे में। तो स्वतंत्रता पश्चात संवैधानिक विकास की बात करें तो भाषा संबंधी आयोग बने हैं, जैसे कि एक JBP कमेटी बनी थी, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इस कमेटी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। SK धर आयोग से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है। फजल अली आयोग 1953 में इस बार आपका सवाल पूछा गया था, तो मे भी आपको इन 2 कमेटियों से सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। भाषा संबंधी 3 आयोग आज़ादी के बाद बने थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और हैं, पहले हम इनको देख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने फिनिश किया, थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया है इस वजह से। तो ये हमने देखा था कि स्वतंत्रता पश्चात संवैधानिक विकास में भाषा संबंधी 3 आयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान की प्रस्तावना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लगभग हर एक NCERT में संविधान की प्रस्तावना के बारे में दिया है। अंतरिम सरकार जो बनी थी सितंबर 1946 में, हर बार यहाँ से सवाल आपको रहते हैं लगभग। संविधान सभा से रिलेटेड जो समितियाँ आपकी बनी हुई हैं वो भी आपको ध्यान रख के चलना है। भारतीय संविधान की स्रोत, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा किस देश से लिया गया है उसके बारे में भी सवाल आपसे देखने को मिल सकते हैं। संविधान की कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन कौन से आपको तैयार करके जाने परीक्षा दृष्टि से। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पारित किया गया था और भूमि सुधार से संबंधित था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है। फजल अली आयोग जब आ गया था तो उसकी रिपोर्ट के बाद ये कमीशन आया था, ये अधिनियम आया था। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। फिर है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। फिर बात करते हैं 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण, हर बार यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, भारत का एक छोटा संविधान बोला जाता है, इतने ज़्यादा इसमें संवैधानिक संशोधन हुए थे। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं अकेले। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका और भी इम्पोर्टेंट, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। 1976 की जितनी भी कमियां थी इस अधिनियम ने दूर करने का प्रयास किया था। संपत्ति का अधिकार आपको मालूम है इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा 1976 में हमने डिटेल में आपसे बात भी किया। आगे हम अलग से भी आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करा देंगे। पॉलिटी की क्लास में 11th वाले में हमने कंप्लीट भी किया है। अब हम बात करते हैं आपसे अन्य जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिनके बारे में, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया था। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस चर्चा कर रहे हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि अभी आप इसको अगर मान लीजिए हमने तो जैसे अगर आपको अलग से भी कहीं पढ़ना हो तो उसका भी हम बता देंगे। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, तो पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। फिर 97 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से रिलेटेड है। 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मंत्रालय में कितने मंत्री होने चाहिए उसकी संख्या सीमित कर दी गई थी, 15% कर दी गई थी। फिर है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 जिसके माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था भाषाओं की सूची में। 71 नंबर का संविधान संशोधन है 1992 का, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था भाषाओं की सूची में। फिर 92 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया था जिससे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था भाषाओं की सूची में। 22 भाषाएं आपकी टोटल संविधान की अनुसूची में है। किस अनुसूची में है कमेंट कर दीजिएगा आप ही। फिर बात करते हैं यहाँ पर 101 नंबर संविधान संशोधन अधिनियम का, तो GST से रिलेटेड है। 103 आपको मालूम होना चाहिए, EWS कैटेगरी से रिलेटेड है। फिर 104 नंबर का संविधान संशोधन, 105 और 106 लेटेस्ट है, महिला आरक्षण से रिलेटेड है। ये सभी आपको मालूम होने चाहिए।
और अगर आपको संविधान संशोधन जो हमने डिस्कस किए आपको देखने हैं तो आप लूसेंट में भी देख सकते हैं। लूसेंट में भी इनके बारे में दिया गया, संख्या हमने आपको बता दिया है कि किस नंबर का आपको देखना है, तो लूसेंट से आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम आपको अपने हिसाब से अलग से भी करा देंगे, तो अगर अभी आपको पढ़ना है तो लूसेंट आपके लगभग सभी के पास होगी, तो आप लूसेंट से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आप लूसेंट से देख सकते हैं। लूसेंट में एक लाइन से पूरा दिया गया है, और बाकी आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम चल गया होगा कि लूसेंट से हमें कोई पर्सनल या निजी कोई दुश्मनी नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं फंसना चाहिए वहाँ पर हम आपको अलर्ट भी करते हैं। टीआरई 3 में कितने सारे अभ्यर्थियों के साथ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब से रिलेटेड धोखा हो गया। लॉर्ड हार्डिंग वाला प्रश्न आया था, कितने सारे अभ्यर्थियों को धोखा हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां आपको लूसेंट की ज़रूरत नहीं है, जहां आपका काम चल सकता है वहां आप लूसेंट मत पढ़िए, जहां आपका काम नहीं चले वहां पढ़ लीजिए। बाकी हम अलग से भी अपने तरफ से आपको करा देंगे एक वीडियो, थोड़ा टाइम बाद आ जाएगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में संघ का नाम क्षेत्र, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 इसी में है कि 2 और 3 में जो भी संविधान संशोधन अधिनियम होगा वो जो साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। तो ये 4 अनुच्छेद हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर अनुच्छेद भाग 2 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद 5 याद रखिए कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय नागरिकता की क्या क्या शर्तें थी जो इसमें बताई गई हैं। बाकी 6, 7, 8 इस सब याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर याद रखिएगा कि संसद को जो है नागरिक अधिकार से संबंधित जो है कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को, किसको है? संसद को, भारत की संसद को है। तो नागरिकता संबंधी अधिकार कौन बना सकता है? भारत की संसद बना सकती है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो भाग 3 जो कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार से है, फंडामेंटल राइट से है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक जो है मूलभूत अधिकार से रिलेटेड है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन या उनसे टकराव वाले कानून के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी कानून होगा जो मूल अधिकारों को जो है नुकसान पहुंचा रहा होगा तो उसको नल एंड वॉइड करने की बात इस अनुच्छेद 13 में की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, ये आपको मालूम होना चाहिए। 15, 16 भी मालूम होना चाहिए आपको। फिर बात आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का जो क्राइटेरिया, आरक्षण जो जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली, ये इसी जो है अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, बहुत बार आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। तो ये आपको लगभग सभी आर्टिकल्स इसके पता होने चाहिए। 15 भी ध्यान रखिएगा, 16 भी ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा पूछा जाता है वो हमने आपको बता दिया। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो अनुच्छेद 19 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 19 के अंतर्गत भी कुछ जो है अधिकार यहाँ पर 6 अधिकार दिए गए हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आरक्षण है, और जैसे निजता का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है जो इस अधिकार के अंतर्गत रखे गए। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको रखे गए हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप प्रेस का अधिकार, कमेंट कर दीजिएगा कि प्रेस का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 21A है, 86 संविधान संशोधन अधिनियम हमने अभी देखा था। तो जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों को, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। तो अनुच्छेद 22 और यहाँ पर 20 ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि TRE 1 में आपने देखा था प्रश्न, आपको स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा गया था इन्हीं दोनों अनुच्छेद से। तो आप इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताया। शोषण का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 भी आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 24 भी, तो 24 जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को रोकता है काम वाम करने से। 23 वाला भी आप याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 23 और 24 हो गए। फिर बात करते हैं शोषण का अधिकार, धर्म से रिलेटेड है। शोषण का अधिकार यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा है, ये धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, धर्म से रिलेटेड है ये। तो अनुच्छेद 25 आपको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 26 मालूम होना चाहिए। फिर बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। तो अनुच्छेद 29, 30 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 32। हर बार यहाँ से आपसे प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। तो आप इस बार TRE 4 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्रश्न आपको अनुच्छेद 32 से देखने को मिल सकता है। इसी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको 5 प्रकार के रिट भी पढ़ने होते हैं। फिर है अनुच्छेद 36 से 51 जो कि डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स है, तो DPSP है।
और डीपीएसपी की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 37 ये आपका इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी का अनुप्रयोग अनुच्छेद 38 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि आप जो है किसी न्यायालय में जाकर इसको लागू नहीं करवा सकते हैं, तो लागू नहीं कराया जा सकता न्यायालय में इन डीपीएसपीस को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 आपको मालूम होना चाहिए, 39A मालूम होना चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत का संगठन। फिर 43A आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। 39A, 43A, 48A, सब में ए लगा हुआ है, तो 39A, 43A, 48A 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी से रिलेटेड है। फिर है समान नागरिक संहिता, यहाँ पर लिखा हुआ केवल गोवा में लागू, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। अभी गुजरात में भी प्रक्रिया चल रही है, आपको मालूम ही है, करंट अफेयर्स में हमने बताया था। तो अनुच्छेद 44 हो गया समान नागरिक संहिता, इस समय बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहता, तो पूछा जा सकता है सिंपल सा सवाल। अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। यानी कि सरकार चाहे तो इसकी व्यवस्था कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती। आप इसको लेकर कानून नहीं जा सकते कि हमारा जो है 1 साल का बच्चा है, इसको हम जो है राज्य पढ़ा नहीं रहा, तो ये चीज़ें, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो इसलिए आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। बाकी 6 से 14 साल के जो बच्चों का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21A के तहत, तो ये सरकार को देना ही देना है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत दिया जाता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 49 का, तो 49 जो है ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 50 की बात करें, सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन, तो यहाँ पर जो है जुडिशरी का, न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो विभाजन है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो विभाजन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 50 में। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करेंगे, ये कहाँ पर बताया गया? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया? तो विश्व शांति और सुरक्षा, तो विश्व शांति की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 51 में। 51A आपको सभी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, किससे रिलेटेड है? तो ये मूलभूत कर्तव्य से रिलेटेड है, मूलभूत कर्तव्य से रिलेटेड है अनुच्छेद 51A। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 52 से 151, तो ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संघ का कार्यकारी अधिकार अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। अनुच्छेद 54 ये सब डिटेल में चर्चा किया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, 64 में बताया गया है। फिर 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया। फिर मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 74 और 75, याद रखिएगा 74 और 75 दोनों। भारत के लिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। फिर बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा के बारे में कहाँ बताया गया? 81 में। 79 से लेकर बात करें, 79 से लेकर 122 तक, 123 तक, 79 से लेकर 123 तक आपका संसद के बारे में दिया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 108 का, तो अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त सत्र की बात की जाती है, जिसको हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। तो दोनों सदन का, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक जो होती है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, मनी बिल के बारे में ये बताता है। फिर अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट, तो यहाँ पर जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया कहीं भी। किस शब्द का प्रयोग किया गया बजट के लिए? तो वार्षिक वित्तीय बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 112 में। फिर अनुच्छेद 123 है अध्यादेश जारी करने का, जो राष्ट्रपति का अधिकार है। जब संसद में अवकाश हो, यानी सत्र मौजूद ना हो, तो अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 124 है, सब यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 143 का, तो ये महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। अनुच्छेद 148 की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया। फिर अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 है, राज्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो राज्य के बारे में बात करें तो राज्य कार्यपालिका के बारे में,
तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया। 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ वैसे ही राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। 72 में आपने देखा था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, तो 89 इसमें जोड़ दीजिए तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ मिल जाएंगी। राज्य का महाधिवक्ता की बात करें तो ये आपका जो है, अगर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी है, तो इसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो 165 हो जाएगा, तो राज्य का महाधिवक्ता आपको मिल जाएगा। तो आप 89, 90 लगभग ज़्यादातर केस में देखा गया है कि आपको सेंटर से, केंद्र से राज्य की तरफ जाना हो तो 89 या 90 जोड़ दीजिए। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। तो इसमें आप देखेंगे तो सीधे सीधे जो है 123 में आप 90 जोड़ दीजिए तो आप 213 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 90 जोड़ना पड़ा, तो आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करें तो ये भी, इसमें भी आप जो है 90 जोड़ दीजिए। 124 में बात किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो 214 में बात किया गया राज्यों के लिए। फिर बात करते हैं 226 का। तो जैसे अनुच्छेद 32, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अनुच्छेद 32 जो प्रोवाइड करता है उसके तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमारा मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत अगर मान लीजिए कुछ हमारा हमें हाई कोर्ट में जाना है, जनरली हाई कोर्ट में ही लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा केस नहीं इंटरटेन करता है। तो अनुच्छेद 226 में बात करें तो उच्च न्यायालयों की जो है रिट जारी करने की शक्ति है, और ये जो है बात करें तो मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी करता है, मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी करता है, और कुछ सामान्य रिट भी जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का दायरा जो है रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल क्या कर सकता है, केवल और केवल जो है मूलभूत अधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड ही कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय इसके आगे भी कार्य कर सकता है, सामान्य कानून से रिलेटेड भी कार्य इसमें कर सकता है। तो अनुच्छेद संख्या 239A, तो दिल्ली के संबंध में अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के संबंध में कहाँ पर प्रावधान किए गए, तो अनुच्छेद 239AA। और दिल्ली के संबंध में आपको मालूम है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल तो होते भी नहीं है दिल्ली में। तो दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, लेकिन उपराज्यपाल ऐसा काम नहीं करते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है, ये आपका 249 में है। अनुच्छेद 262 आपसे पूछा जा सकता है, अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों से जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय से रिलेटेड है ये। फिर 263 आपका बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल 263 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुच्छेद 266 और 267 ये आपको मालूम होना चाहिए, कंटिंजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर है अनुच्छेद 275, तो संघ की ओर से केंद्र की तरफ से राज्यों को जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, 275। फिर 280 है वित्त आयोग, बहुत महत्वपूर्ण वित्त आयोग। वित्त आयोग से आपसे प्रश्न पूछा जाता रहता है, इस समय 16वां वित्त आयोग बना है, करंट अफेयर्स के हिसाब से आपसे पूछा भी जा सकता है। अरविंद पनगढ़िया जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 301 की। 301 की बात करें तो जो संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 31 हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। उसको लाकर कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। फिर अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, ये आपका महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 315 की बात करें तो संघ और राज्यों के लिए, यानी केंद्र के लिए और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए है यूपीएससी, तो राज्यों के लिए क्या है, स्टेट पीएससी है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी का यूपीपीएससी जाना जाता है, बिहार का आपको मालूम ही है जो आपका एग्ज़ाम करा रहा है, यानी कि बीपीएससी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 323A की, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपका पूछा गया है, स्टेट वाले एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ये आपको ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद संख्या 324 है, चुनाव आयोग से रिलेटेड है। चुनाव आयोग के बारे में कहाँ जानकारी दी गई है, 324 में। 326 में आपको मालूम है किस चीज़ की जानकारी दी गई है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 330 का, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है इसमें बताया गया। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 340 की, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेंगे, तो अनुच्छेद 340 में दिया गया है। बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में अनुच्छेद 340 में दिया गया, टीआरई में ये ऑलरेडी पूछा गया है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो आपातकाल के बारे में है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में।
अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की बात यहाँ पर की गई है। तो राज्यों में जो आपातकाल लगता है उसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर अनुच्छेद संख्या 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में अभी तक ये लगा नहीं है कभी भी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 368 का। तो 368 की बात करें तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद, भारत की संसद कर सकती है। उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में दी गई, जिसके बारे में हमने क्लास में आपसे चर्चा भी किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीज़ें हैं पॉलिटी से रिलेटेड जो एक सिलेबस है डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और इसके बाद आपका PRT के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो कल करा देंगे, क्योंकि अभी PRT का आपको PRT और GS का हमें पेपर भी बनाना है 6 अप्रैल के लिए। देखते हैं, तो 6 अप्रैल के टेस्ट के लिए भी आप सभी तैयार रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।